हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, आपको वो मैंने होमवर्क से दिया था। आज हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जो आपके आगे के टॉपिक हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, मैंने आपको ये क्वेश्चन था एग्जाम्पल 1.3, ये मैंने आपको दिया था होमवर्क से करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, Coulomb's law for electrostatic force between two point charges and Newton's law for gravitational force between two stationary point charges both have inverse square dependence on the distance between the charges and the masses respectively. दो विद्युत आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल के लिए कूलम नियम तथा दो स्थिर बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन का नियम, दोनों में ही बल आवेशों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहला है ए पार्ट है, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस। Compare the strength of these forces by determining the ratio of their magnitude. तो पहला क्या है, पहला पार्ट ये है, इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना की जाए। ठीक है, तो यानी आपको क्या दिया गया है, आपको ये कहा गया है कि अगर हम कूलम के नियम की बात करें, ठीक है, जो कि आपके दो बिंदु आवेशों पे लगता है, और अगर हम न्यूटन के नियम की बात करें जो कि आपका जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए होता है, तो दोनों जो है इन दो, जैसे कि आपका कूलम का नियम है तो वो दो चार्जेस के लिए है, दो आवेशों के लिए, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इनके बीच में जो दूरी है। इसी तरीके से अगर हम न्यूटन के नियम की बात करें तो न्यूटन का जो नियम है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, तो इसमें भी जो ये दो मास है, जो ये दो द्रव्यमान है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका भी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो दो बल है, ये जो दो फोर्स है, इनके मैग्नीट्यूड का रेशियो, यानी इनकी जो मैग्नीट्यूड है, ये जो बल है इनके परिमाण जो है उनकी तुलना करनी है। फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, पहला है एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, दूसरा है दो प्रोटॉनों के लिए। बी, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन यानी इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण है वो निकालना है, प्रोटॉन का भी, किसके कारण, इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण, यानी जो ये फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, जो ये बल लग रहा है, ठीक है, इसके कारण जो एक्सेलरेशन या त्वरण इनमें उत्पन्न होगा वो आपको निकालना है। और यहाँ पे आपको 1 एंगस्ट्रॉम यानी 1 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। आप जानते हैं एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर इसकी वैल्यू होती है। प्रोटॉन का आपको द्रव्यमान दिया गया है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है और आपको इनको, जो ये आपको पार्ट्स दिए हैं अलग अलग उसके भाग है, उनको सॉल्व करना है। पहला है ए पार्ट। ए पार्ट में हमें क्या बताना है, दोनों बलों का जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो इनकी जो स्ट्रेंथ है, प्रबलताएं हैं, उनकी तुलना करनी। पहला है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। तो पहला जो पार्ट है ए का फर्स्ट पार्ट, फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन।
एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए तो हमने क्या करना है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। जो आपके पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, ठीक है, हमें जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यानी जो आपका स्थिर विद्युत बल है उसे हम Fe से रिप्रेजेंट करेंगे। तो Fe जो होता है आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर होता है या Q इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर होता है, ठीक है। और अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये आपका G me mp अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। बेसिकली me mp क्यों लिया है हमने, क्योंकि हम दो जो चार्ज ले रहे हैं, जो आवेश ले रहे हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। हम इन्हें मॉड में ले लेते हैं ताकि अगर नेगेटिव वैल्यू आए तो वो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। अब हमें इनका रेशियो निकालना है, इनका अनुपात निकालना। तो Fe का मॉड अपॉन Fg का मॉड बराबर, Fe का जो फॉर्मूला है वो आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू या Q E अपॉन Q इंटू क्यू पी अपॉन R स्क्वायर इंटू G me mp R स्क्वायर अपॉन G me mp, इस तरीके से आप लिखेंगे। अब आप जानते हैं कि इसमें R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपके पास क्या है, दो आपके पास चार्ज है, दो आवेश है, इलेक्ट्रॉन और आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। इन्हीं के बीच में हम ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हैं और इसी में हम जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो दोनों की जो दूरी है, दोनों केसेस में दूरी तो बराबर ही है, इसी कारण R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बाकी इसमें और कोई भी जो आपके पास क्वांटिटी है वो कैंसिल नहीं होगी। तो आपके पास जो आएगा वो आएगा Fe का मॉड अपॉन Fg का मॉड बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QE QP अपॉन G me mp। अब आप ये जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, इसका जो मान है वो कितना होता है, 9 इंटू 10⁹, ये आप जानते हैं। QE क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरीके से अगर हम QP की बात करें तो QP क्या है, प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का जो आवेश है वो है। तो प्रोटॉन में आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब G की वैल्यू, G का मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11। अब हम बात करते हैं Me यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। तो कितना होता है, 9 इंटू 10⁻31। नेक्स्ट है प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो ये आपका 1.66 इंटू 10⁻27। तो आपने सारी वैल्यूज रख दी है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है ये दोनों जो बल है इनका अनुपात या रेशियो आ जाए।
तो आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 2.3 इंटू 10⁻39। तो ये हमारा पहला केस था। जब हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। अब दूसरा केस, इस केस में जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन में देखा था कि क्या दिया है कि जो सेकंड केस है उसमें आपके पास 2 प्रोटॉन है, ठीक है। अब हमें 2 प्रोटॉन के बीच में निकालना होगा सिमिलरली फॉर 2 प्रोटॉन्स। दो प्रोटॉनों के लिए जो आपका Fe होगा, आप जानते हैं कूलम के नियम के हिसाब से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आपके दोनों जो चार्ज है या दोनों आवेश है वो दोनों क्या है, प्रोटॉन है। तो यहाँ पे QP ले लेंगे हम अपॉन r स्क्वायर इनके बीच का जो दूरी है वो है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल की, जो कि हम न्यूटन के नियम से लेते हैं, तो Fg जो होगा बराबर होगा G का स्क्वायर, MP यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान, अपॉन r स्क्वायर। अब हम इनका अनुपात निकाल देंगे, यानी इनका रेशियो निकाल देंगे, Fe अपॉन Fg बराबर, पहले Fe की वैल्यू कितनी है, Fe का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QP का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर और 1/Fg है, तो 1/Fg आपका हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन G MP का स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि दोनों केस है उसमें हम जो है 2 चार्ज या 2 आवेशों की बात करें जो कि प्रोटॉन है, और दोनों केसेस में हम जो है उन्हीं 2 प्रोटॉन्स की बात करें तो दूरी क्या है, सेम है, बराबर है, इसलिए आपका r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें आप वैल्यू रखेंगे, इनके मान रखेंगे। पहला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका 9 इंटू 10⁻9 होता है। अब प्रोटॉन का जो आवेश है, प्रोटॉन में आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 का स्क्वायर अपॉन G का मान 6.67 इंटू 10⁻11। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 इंटू 10⁻27 का स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो आपकी फाइनल वैल्यू आएगी वो आपकी 1.3 इंटू 10⁻36 है। तो ये आपका जो पहला पार्ट है, ए भाग है जिसके 2 पार्ट्स हैं, 2 भाग हैं, 1 और 2 दोनों कंप्लीट कर लिए हमने। अब हम इसका जो बी पार्ट है वो देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बी पार्ट में जो है आपको ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है, ठीक है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है या जो भी इनके बीच में फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, उसके कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो त्वरण या एक्सेलरेशन जो
उत्पन्न हो रहा है वो आपको निकालना है। इसमें आपके पास जो है फोर्स है, तो इन दोनों के बीच में एक बल लग रहा है जो कि आपका क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QE QP अपॉन R। तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो इससे हम फोर्स निकाल देंगे, बल निकाल देंगे जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लग रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपकी 9 × 10⁹ होती है। QE और QP यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में जो आवेश है, आप जानते हैं दोनों सेम है, दोनों में आवेश बराबर होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर, इतना लगभग इतना इसका जो है दोनों का आवेश होता है। अब अगर हम बात करें R की, तो यहाँ पे आपको R यानी जो दूरी है, दूरी आपको दी गई है, कितनी दी गई है 1 एंगस्ट्रॉम। तो हम दूरी लेंगे 1 एंगस्ट्रॉम की, जिसे आप 10⁻⁻10 मीटर लिखते हैं, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इसका वैल्यू आएगी वो आएगी 2.3 × 10⁻⁻8 न्यूटन। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, यानी त्वरण निकालना है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन में त्वरण निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉन में कितना त्वरण उत्पन्न होता है या उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाता है। एक्सेलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का त्वरण, तो इलेक्ट्रॉन में जो एक्सेलरेशन जो कि हम A से रिप्रेजेंट करते हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो आपका ma होता है, F बराबर ma होता है, आपने ये पढ़ा है। यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लेंगे, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me, या आप इसे लिख सकते हैं A बराबर F अपॉन me। अब F हमारा अभी हमने निकाला 2.3 × 10⁻⁻8 me की वैल्यू यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻31। तो ये आया, इसे अब हम सॉल्व करेंगे। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन में जो त्वरण है, इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण है वो आपका आ गया 2.5 × 10⁻22 मीटर पर सेकेंड। अब हम निकालते हैं प्रोटॉन का एक्सेलरेशन, यानी प्रोटॉन में कितना त्वरण उत्पन्न हुआ है।
तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन F अपॉन एम ही लिया, इसी तरीके से यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन होगा F अपॉन एम पी होगा, और एम पी क्या है? प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी मास ऑफ प्रोटॉन। अब F की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 2.3 इंटू 10⁻⁻8। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.66 इंटू 10⁻⁻27 होता है। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो इसकी वैल्यू आई वो आपकी 1.3 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। तो इस तरीके से आप जो है एक्सेलरेशन यानी त्वरण निकालेंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अ चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय अ नायलॉन थ्रेड। यानी एक जो है हमारे पास एक स्फीयर है, एक गोला है, ठीक है, जो कि धातु का गोला है और वो चार्ज है, यानी उसमें वो आवेशित है, और उसे एक नायलॉन के धागे से लटकाया गया है। Another charged metallic sphere B held by an insulating handle is brought close to A such that the distance between their center is 10 centimeter. अब दूसरा गोला है, वो भी धातु का है, उसका नाम क्या है? B है, और ये जो है वो एक इंसुलेटिंग हैंडल से जुड़ा है, उससे पकड़ के हम इसे क्या करते हैं, जो ए गोला है उसके पास, जो ए स्फीयर है उसके पास लेके आते हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर, यानी इतनी दूरी तक हम उस दूसरे गोले को या बी को लेके आते हैं। एज शोन इन फिगर 1.4a, the resulting repulsion of A is noted, for example, by shining a beam of light and measuring the deflection of its shadow on the screen. अब क्या होता है, इनके बीच में जो रिपल्शन होता है, जो इनके बीच में जो रिपल्शन है, विकर्षण होता है, उसको हम नोट करते हैं। ठीक है, स्फीयर A एंड B आर टच्ड बाय अनटच्ड स्फीयर C एंड D। अब ये जो A और B स्फीयर्स हैं, गोले हैं, इनको टच कराया गया, किससे? C और D गोले से। और ये दोनों कैसे है? ये दोनों आवेशित नहीं है, इनमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। As shown in figure 1.4b, C and D are then removed and B is brought closer to A to a distance of 5.0 centimeter between their centers. अब क्या किया गया, जो C और D है, जो ये गोले हैं C और D, जिनको हम A और B के कांटेक्ट में लाए थे, उनके संपर्क में लाए थे, उनको हमने हटा दिया। ठीक है, और जो B है उसको हम A के पास लेके आए। कितने पास लेके आए? 5 सेंटीमीटर की दूरी तक हम उसको लेके आए, यानी दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो 5 सेंटीमीटर की। What is the expected repulsion of A on the basis of Coulomb law? अब आपको कूलम के नियम से बताना है कि रिपल्शन कितना हो, जो विकर्षण है वो कितना होगा। स्फीयर्स A and C and spheres B and D have identical size. अब ये कहा गया है कि जो A, B और C, D है, इन सब का जो साइज है, जो आकार है, वो कैसा है? बराबर है, एक जैसा है। Ignore the sizes of A and B in comparison to the separation between their center. अब इनके बीच में जो दूरी है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अगर थोड़ा बहुत चेंजेस है तो उसे हमें इग्नोर करना है, बाकी इनकी जो साइज है वो सेम है, इनका आकार क्या है? बराबर। धातु का आवेशित गोला एक नायलॉन के धागे से निलंबित है। विद्युत रोधी हत्थी द्वारा किसी अन्य धातु के आवेशित गोले B और A के इतने निकट लाया जाता है कि चित्र 1.4a
में दर्शाए अनुसार इनके केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। गोले ए के परिणामी प्रतिकर्षण को नोट किया जाता है। उदाहरणार्थ गोले पर चमकीला प्रकाश पुंज डालकर तथा अंशांकित पर्दे पर बनी इसकी छाया का विक्षेपण मापकर। ए तथा बी गोले को चित्र 1.4 बी में दर्शाए अनुसार क्रमशः अनावेशित गोले सी तथा डी से स्पर्श कराया जाता है। तत्पश्चात चित्र 1.4 सी में दर्शाए अनुसार सी तथा डी को हटाकर बी को ए के इतना निकट लाया जाता है कि इनके केंद्र के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो जाती है। कूलम नियम के अनुसार ए का कितना अपेक्षित प्रतिकर्षण है, यानी आपको रिपल्शन निकालना है। गोले ए तथा सी एवं गोले बी तथा डी के साइज सर्वसम है। ए तथा बी के केंद्रों में पृथक्कन की तुलना में इनके साइज की उपेक्षा कीजिए। तो आपको कुछ इस तरीके से ये दिया गया है, आपके पास दो गोले हैं ए और बी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं पहले इसे क्या किया गया, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा। अब हम सी और डी गोले को लेके आए। दोनों कैसे हैं, आवेशित है, चार्ज है दोनों ए और बी गोले। तो अनावेशित या अनचार्ज्ड दो स्फीयर हम लेके आए, गोले लेके आए, उनके कांटेक्ट में या संपर्क में हमने रखा। अब हमने इन्हें हटा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर हम जो गोला है बी उसको हम ए के पास लेके आ गए और अब जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर की, यानी आप देख सकते हैं दूरी आधी हो गई। अब जैसे कि आप बी फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, जो अनावेशित गोले हैं या अनचार्ज स्फीयर हैं उनको हम ए और बी के कांटेक्ट में लाए, उनके संपर्क में लाए, ठीक है। तो अब इसके कारण क्या हुआ, आपका जो जैसे कि हमने पढ़ा है, जो पिछले लेक्चर्स है हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम किसी अनावेशित वस्तु जो होती है या अनचार्ज बॉडी होती है उसे हम चार्ज करते हैं इंडक्शन या प्रेरण के माध्यम से। तो हमने वो देखा, हमें ये पता है जब ये जो दो बॉडीज हैं या दो जो आपके गोले हैं, एक चार्ज है, एक आवेशित है और दूसरा कैसा है, अनावेशित है। तो जब ये कांटेक्ट में आएंगे, जब ये संपर्क में आएंगे तो जो चार्ज है, ठीक है, जो आवेश है वो आपके इन अनावेशित गोलों में भी आ जाएगा, ठीक है। अनावेशित गोलों में आ जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा दोनों गोलों में, दोनों स्फीयर्स। तो बेसिकली क्या होगा, जब हम इन्हें अनावेशित गोलों के साथ संपर्क में लाते हैं तो जो चार्ज है वो हाफ हो जाएगा ए और बी में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनका जो चार्ज है, इनका जो आवेश है वो जो गोले डी और सी इनके संपर्क में लाए गए हैं उन तक पहुंच जाए। तो सेकेंड केस पे क्या हो जाएगा, चार्ज हाफ हो जाएगा, यानी दोनों गोलों में जो चार्ज होगा वो आधा हो जाएगा। अब आप ये भी देख सकते हैं कि थर्ड केस में दूरी आधी कर दी गई है, पहले 10 सेंटीमीटर की दूरी थी, अब 5 सेंटीमीटर की दूरी कर दी गई है, तो यानी दूरी भी आधी कर दी है, ठीक है। तो यानी अगर हम बात करें पहले केस की, या फिगर जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि हमारे पास दो गोले हैं, दोनों चार्ज्ड और 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे जो Q1 और Q2 है ये A और B गोले के आवेश है और R इनके बीच की दूरी है, ठीक है। अब क्या हुआ, इनको टच कराया गया, Q1 को दूसरे अनावेशित गोले से संपर्क में लाया गया, तो Q1 क्या हो गया, Q1/2 हो गया। इसी तरीके से अगर हम Q2 की बात करें तो Q2 क्या हो जाएगा, Q2/2, क्योंकि Q2 जो आपकी बॉडी है B या जो स्फीयर है B, उससे हमने एक अनावेशित गोले को उसके संपर्क में लेके आए, जिस कारण क्या हो गया, चार्ज आधा हो गया, आवेश आधा। अब दूरी की बात करें, दूरी भी 10 से 5 होगी, यानी ये भी आधी होगी। तो यानी जो हमारे पास
एफ डैश आएगा, यानी जो फोर्स आएगा कब आएगा, लास्ट केस में, जब हम फाइनली ए और बी को एक दूसरे के पास लेके आते हैं 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो हमारे पास जो फोर्स होगा वो बराबर होगा के Q1/2 Q2/2 बाय R/2 का होल स्क्वायर। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा के Q1 Q2/4 अपॉन R²/4। तो 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका के Q1 Q2/R² आ जाएगा। यानी एफ डैश जो है वो एफ के बराबर है। यानी अगर हम बल की बात करें, फोर्स की बात करें, इन दो आवेशित वस्तुओं के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो उतना ही है जितना शुरुआत में लगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करें। तो बच्चों, आज हमने जो आपके 2 क्वेश्चंस थे उन्हें डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट डाउन भी किया होगा। आपको क्या करना है, जो हमने आज क्वेश्चन डिस्कस किए उनको रिवाइज करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। नेक्स्ट सेशन में हम जो इसके आगे का टॉपिक है, सुपरपोजिशन का जो टॉपिक है, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।